गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 26 जनवरी। We adopted our constitution on this day with the great work of Bhimrao Baba Sahib Ambedkar. And on this day, we have a very special guest on Podcast with Champions, episode 7, with your host Navjot Singh. And let me introduce you to our today's guest. She has overcome a lot of odds in her life. Without much ado, let me open the floor to her. Welcome Neha Bhatt. Thank you. And So namaskar and Neha, jai hind. namaskar. So before we start, as I generally do, a little bit of poetry would definitely do the honors. So it goes, सीढ़ियां हो उन्हें मुबारक, जिन्हें छत तक जाना हो, जिनकी मंजिल आसमान हो, जिनकी मंजिल आसमान हो, उन्हें रास्ते खुद बनाने हैं. Ladies and gentlemen, Neha Bhatt. So Neha, let's open the floor to you, and let's start with your journey, and let's tell the audience, first of all, congratulations on Republic Day. Uh, या सो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं, अपने फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में, हाउ थिंग्स वर, एंड देन विल कम टू द स्टोरी दैट चेंज योर लाइफ आल्सो. या नो प्रॉब्लम. मेरा सबको नमस्कार, जैसे सर ने पहले ही बता दिया है. और एम्प्यूटी नेहा, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम में ही बहुत कुछ ज्यादा मस्तियाँ कर ली है मेरी लाइफ में. पहले मैं, जैसे सर ने बताया ना, कि पहले मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि मैं कौन थी, कैसे थी. बचपन से ही मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी. तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के महुआ, मतलब जो सौराष्ट्र के कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा गांव, हमारा कश्मीर, हम उससे बहुत प्यार करते हैं. तो उसी कश्मीर में जब जब तक थे, मतलब मैं 12th तक स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई यहाँ पे, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल, गुजराती मीडियम से. और बहुत अच्छी यादें बनाई थी यहाँ पे इस सिटी में. और फिर उसके बाद में शिफ्ट हुई अहमदाबाद. बचपन जो था वो बचपन जैसा ही रहा है. जब भी मैं लड़कों के साथ खेलती थी, बहुत मस्ती करती थी. वो जब छोटे थे वो, और वो गली गली वाली गेम्स खेलते थे, वो बहुत खेलती थी. मैं स्कूल में भी कभी क्लास में नहीं बैठती थी. पेट दर्द कर रहा है और सर दुखता है, उसके बहाना करके मैं हमेशा बाहर चली जाती थी, और वहां पे जाके दौड़ती थी, कबड्डी खेलती थी, पेड़ पे चढ़ जाते थे. तो बहुत अच्छी लाइफ जी थी. बचपन बहुत अच्छे से जिया था. और फिर पापा पहले से ही मजदूरी करते थे, तो ड्रीम था कि फैमिली को सेटल करना है. बचपन से ही हमारी सारी विश उन्होंने पूरी की थी, पर हमने देखा था कि उन्होंने कैसे खुद भूखे रहते, बर्तनों की आवाज करके वो लोग सो जाते थे और हमें खाना खिलाते थे. उस माँ, उस पापा का हमने प्यार देखा था, जो खुद कुछ भी नहीं, फटे हुए कपड़े पहनते थे, पर हमारे लिए कपड़े जोड़ जोड़ के उन्होंने सिलवा सिलवा के अच्छे अच्छे अच्छी लाइफ दी थी. मुझे छोटी थी तब मुझे डांस क्लास, कथक क्लास में भेजा था, म्यूजिक क्लास में भेजा था. मेरे लिए उन्होंने ड्राइंग क्लास, मेहंदी क्लास, जो भी, कि बड़ी होके ये लड़की ऐसा ना बोले कि पैसे नहीं है, तो हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया. तो उन्होंने, उनको शायद पता ही होगा कि आगे जाके मुझे लड़ना ही है, तो मुझे पहले से ही फाइटर बना दिया था. डरपोक बहुत थी मैं उस टाइम पे, पर वक्त ने अभी डर ना भुला दिया है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ. धीरे धीरे था कि म्यूजिक विशारद किया है तो म्यूजिक टीचर बनूंगी, गवर्नमेंट जॉब करूंगी, पर उस टाइम पे गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, तो म्यूजिक टीचर नहीं बन पाई. फिर सोचा कंप्यूटर टीचर, टाइप टीचर बनूंगी, तो उस टाइम पे उनके भी स्टेनो के रूल चेंज हो गए, तो वो भी नहीं बन पाई मैं. सब में मैंने डिस्ट्रिक्शन लिया कि मैं कुछ करूंगी,
पर किस्मत थी ना, उन्होंने कुछ और ही लिखा था मेरे नसीब में। अपने पेरेंट्स के बारे में, आपका जो गांव है और उनकी स्ट्रगल, उनका कैसा रहा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके सिबलिंग, थोड़ा सा अगर आप हाँ। अपनी फैमिली के बारे हुँ। मेरे फैमिली में मेरे पापा के 7 भाई हैं। मतलब पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, जब मैं 1 साल 2 साल तक की थी तब तक। हम लोग सब साथ में रहे। मतलब पूरा गाँव टाइप का कल्चर था। हम 11 सिबलिंग्स से सब बहुत अच्छे से रहते थे। बहुत मतलब कि घर भले हमारे बाद में अलग-अलग हो गए, क्योंकि फैमिलीज़ में रहता ही है कि इतना बड़ा में। परिवार है, बच्चे हैं, सबके 2-2 3-3 बच्चे रहते हैं। तो फिर हम सेपरेट हो गए। उस टाइम पे भी पापा को सिर्फ एक फैन और एक पलंग, बेड ही दिया था। वो दो लेके हम अलग हुए थे उस टाइम पे। पर फिर भी अलग होने के बाद भी हम लोगों का प्यार बहुत था। तो हम सारे भाई बहन एक साथ मिलजुल के रहते थे। मतलब पूरा रिलीजियस फैमिली था हमारा। भगवान भगवान परिवार ने हमको यही सिखाया है, सिर्फ भगवान ही है सब कुछ। तो पहले से हम सब में इतने संस्कार थे कि खेलते थे फिर भी हम भगवान के विषय पे ही खेलते थे। हम्म, और हम्म, संस्कार ही है जो हमें कुछ करने के लिए सिखाता है। तो मेरे पापा मजदूरी करते थे, लाइट फिटिंग करते थे, इलेक्ट्रिशियन थे और फोटोग्राफी हम्म, करते थे, और मम्मी तो हाउसवाइफ ही थी। हम्म, तो पहले गांव का कल्चर पूरा गांव टाइप का था। बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी हमारी उस टाइम पे। हम्म, और फिर स्कूल का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपके टीचर्स का क्या रोल रहा आपके व्यक्तित्व को निखारने में, किस तरह का आपको कुछ मेमोरी याद हो अपने, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ, जो हमारे श्रोता सुन के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा उनको। हाँ, मैं कल वही सोच रही थी कि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हुए हैं। हम्म, और हम्म, हर बार एक की एक चीज बना बताने से बदले इस बार मैं कुछ नया हम्म, बताऊंगी। हम्म, तो जैसे मुझे भी खुद को कल सोच सोच के हंसी आ रही थी कि मैं पहले से ही बहुत मस्तीखोर थी। तो क्या था कि मैं किसी को बटर पॉलिश कर नहीं सकती, जो भी है फैक्ट बोलना है। तो जब बच्ची थी तब भी ऐसी ही थी कि किसी भी अगर प्रोग्राम में रहना है तो मेरे टीचर मेरा नाम लिख ही देते थे, और अगर नहीं लिखा तो मैं पूछने जाती थी मैंने क्या गलती कर दी है, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। वैसे तो ऑटोमेटिक मेरा नाम लिख ही जाता था। तो मैं जब छोटी बच्ची थी तब मैं महादेव बनी थी। तो जैसे हमारे यहाँ पे भागवत कथा होती है तो उसमें मुझे महादेव बनाया था। मेरी शादी हुई थी, छोटी बच्ची थी तब। मेरी कजिन के साथ शादी हुई थी, मैं महादेव थी और वो पार्वती थी, और पूरे गांव में मेरी बारात निकली थी। फिर सबने बोला महादेव के रूप में तो ये बहुत अच्छी थी। फिर 2 साल के बाद देवी की कथा बैठी। तो उस टाइम पे मुझे एक बड़े से सिंह के ऊपर, लायन के ऊपर बिठाया और माता जी बनाया, हाथ में त्रिशूल दे दिया और पूरे गांव ने मेरी आरती की। तो सबको पता चल गया कि ये सब चीज में आगे है। तो मेरे टीचर कहीं कहीं बार है ना मुझे प्रोग्राम से हटा देते थे। और फिर मैं झगड़ा करती थी कि मुझे क्यों हटाया, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, आपने देखा नहीं, पूरा गांव जानता है मुझे। तो उस बार से वो मेरे मन में है ना नेगेटिविटी आ गई कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती कुछ। इसीलिए मैं कोई भी प्रोग्राम है, मतलब कि जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें पार्ट नहीं लेती थी। मुझ में डर घुस गया था। तो अभी मैं इंटरव्यूज में इतना बोल सकती हूँ। बाकी आज तक मैं जब टीचर भी थी तब भी मैंने कभी भी स्टेज फेस नहीं किया, माइक्स पे फेस नहीं किया। मैं बोली नहीं, वो डर घुस गया था अंदर, क्योंकि रिजेक्शन 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 आते थे। तो पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाया और फिर खुद ने ही डर के उस डर को दबा दिया था। और अभी वापिस जब मैं बोल सकती हूँ सिर्फ इतना ही, बाकी अगर मुझे 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया तो वो डर वापिस आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। पर वो चीज नहीं है। हकीकत में मेरे टीचर वो डर भगाना चाहते थे पर मैं और ज्यादा डर गई। तो ओके, ओके। तो कोई कोई ऐसा आपका सपना था कि बड़े होके मुझे ये बनना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, कुछ काम ऐसे, कुछ कुछ एस्पिरेशन थी आपकी कि फौज में जाना है या कोई ऑफिसर हाँ, बनना है, कोई कुछ तो एस्पिरेशन रही होगी बचपन, जैसे आपने बनाया हम्म, टीचर बनना चाहते थे आप।
नहीं, टीचर बनना नहीं चाहती थी। मैं हम्म। 12th के बाद मुझे जो इजीली जॉब मिल सकती थी फैमिली को हम्म। सिक्योर करने के लिए, वो टीचर ओके। की ही थी। ओके। पर ओके। मेरा 7th स्टैंडर्ड से एक ही ड्रीम था, खाकी। मुझे ओके। खाकी खाकी में मैं उठते सोते खाकी 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 के अलावा कुछ भी नहीं देखती थी। अगर कोई ओके। पुलिस वाला भी मुझे मिल जाए तो मैं जाके हक कर लेती हूँ उनको कि हम्म। और जब भी मेरी सारी दोस्त पुलिस फोर्स में थी तो मैं ओके। हमेशा उनके साथ ही रहती थी। और जब भी मैं हनुमान जी को ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे सारंगपुर टेम्पल है, तो वहां पे मेरी सारी फ्रेंड्स जो है वो सब उधर ही पुलिस में है। तो मैं उनको जाके हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती थी कि आप सब मेरे लिए प्रे करो, हनुमान जी को बोलो कि अगले साल ये भर्ती हो जाए, अगले साल ये पुलिस में भर्ती हो जाए। तो वो हम्म। बहुत पागलपन था मेरा, और मैं उनकी ड्रेस पहन के फोटो भी खिंचवाती थी और फील करती थी कि मैं खुद पुलिस में हूं ऐसे। पर जैसे ही प्रे करवाई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे नसीब में शायद कुछ और लिखा है, खाकी नहीं है। पर आज भी मेरे जितनी भी फ्रेंड्स है सब खाकी वाले ही है। नॉर्मली मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, जैसे गुजरात के कांस्टेबल, पीएसआई, पीआई सारे मुझे इतने अच्छे से रखते हैं एक्सीडेंट के बाद भी। तो लगता है कि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। क्या आपके आपके बातों से आपका वो आत्मविश्वास और पॉजिटिव स्पिरिट दिख रही है। और अभी हम आप उस इंसिडेंट की तरफ चलेंगे जो आप अभी बताएं कि हम्म। आपका एक्सीडेंट हुआ। वो कब हुआ और वो क्या इंसिडेंट था, अगर आप जितना आप बताना चाहते हैं और जितना आप बता सकते हैं, हाँ। सो दैट लोगों को देखिए लाइफ में क्या है, हमारे जो यूथ है वो डिफरेंट हम्म। डिफरेंट तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोई डिप्रेशन में का शिकार है, कोई और तरह की प्रॉब्लम का शिकार है, तो हताश होके बैठ जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये उनको एक संदेश भी देना चाहेंगे कि किस तरह से हमने अपनी मुसीबतों को लेके बैठना नहीं है, डिसहार्टन नहीं होना है, और किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि जिंदगी एक छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें बैठ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो बीत गया सही सो बात बात है। गई, वो बात गई ना, जो बीत गई सो बात गई। तो उसको आप आपके द्वारा आप जो इंस्पिरेशन है, आप आपने जिस तरह से अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम्स को लड़के आप एक चैंपियन की तरह उभरे हैं, तो आपकी स्टोरी हम्म। के जरिए हम श्रोताओं को ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मतलब राइट। क्या क्या हुआ था नेहा, आप बताएंगे जरा। मैं एक्सीडेंट से पहले की एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी पहले, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं फोर्स में जाने का तो मेरा ड्रीम था ही, पर पहले फैमिली के लिए मुझे कुछ करना था। इसीलिए मैंने 12th के बाद मोंटेसरी का कोर्स करके एज अ प्री प्राइमरी टीचर जॉब स्टार्ट कर दी। पहली मेरी हम्म। जॉब है जिसमें मुझे 3000 रुपये सैलरी मिल रही थी। ये मैं किस खुश साल थी। की मैं बात, किस साल की ये बात है ये? 2007 में मैंने 12th पास किया, और ओके। 2008 की बात है कि ओके। मुझे सबसे पहली जॉब मिली। मैं हूँ एक गांव से, गुजराती मीडियम स्कूल से सिर्फ 40% मार्क्स से पास हुई लड़की। पर ओके। मेरा ड्रीम था कि मैं, पढ़ाई मैटर नहीं करती है, मैं जो करूंगी वो अपने कॉन्फिडेंस से ही करूंगी। तो हम्म। मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई पूरी गवार लड़की थी मैं, कि पूरा टिपिकल हमारा काठियावाड़ी ही था मेरा पूरा बिहेवियर। और मेरी फर्स्ट जॉब थी वो हमारे गांव के ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में, 3000 रुपीज में थी। हम्म। 15 दिन में उन लोगों ने मुझे कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, इंग्लिश में पोयम रिसाइटेशन सिखाया, पढ़ाना सिखाया। और 15 डेज के बाद पूरे 100 बच्चों को मैंने पहला क्लास पढ़ाया। वो मेरी पहली अचीवमेंट थी, वंडरफुल क्योंकि वंडरफुल। मैं गुजराती मीडियम से हूँ और मैंने बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो बिल्कुल। बस मुझे पता चल गया कि अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता। एकदम। मेरा परिवार अभी नहीं भूखा सोएगा, मेरा फैमिली अभी इनसिक्योर नहीं है। फिर मैंने वो करियर स्टार्ट किया, दूसरी जॉब 5000 में, फिर 7000 में, फिर एक साथ दो दो स्कूल में काम किया 15,000 में। और जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले मैं महाराष्ट्र में भी जॉब कर चुकी हूँ। उससे पहले मैं गुजरात के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे काम कर चुकी हूँ। मैंने पूरे
1000 इंटरव्यू दिए थे मेरे मेरे अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कहाँ रिजेक्ट होती हूँ, और बहुत बढ़िया। सिर्फ 2 ही इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुई थी, और वो भी उनका पर्सनल रीजन था। बाकी हम्म, आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, वो गुजराती मीडियम स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो। मेरी जो लास्ट जॉब थी वो आईसीएसई स्कूल में एज अ प्री प्राइमरी टीचर थी, और वहां पे मेरी 10 साल के बाद 35,000 सैलरी थी। हम्म। तो लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। हाँ, बहुत सारे सपने मैं पूरे नहीं कर पा रही थी, पर जो कर रही थी वो सबसे बेस्ट था। बिंदास लड़की थी, आधी रात को अकेले निकल जाती थी, कभी किसी का डर नहीं लगा था, क्योंकि अहमदाबाद में जाके मैंने खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना, क्योंकि महुआ से अहमदाबाद 250 जितना है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अकेला रहना था, फैमिली नहीं था। तो मेरी मम्मा ने पहले से सिखाया था कि तुमको कोई छूना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हम तुझे पहली लड़की है फैमिली की जिसको बाहर भेज रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो तुझ पे और हम पे, सब पे एक दाग लग जाएगा। तो मैं ऐसी थी कि पहले से मेरे सारे दोस्त पुलिस में थे, तो मेरा डर चला गया था, और अहमदाबाद में अकेले घूमती थी। को अगर आपने मुझे बुलाया कि मेरी जगह पे आ जाओ, वो कोई भी जगह हो, मैं पहुंच जाती थी। और इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं पहले से ही भगवान हनुमान की भक्त रही हूँ। जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी मेरा हम्म, सैटरडे था, और मैं सैटरडे पिछले बहुत सालों से सिर्फ चाय पी के करती थी। तो मुझे उन पे भरोसा था, मेरे में खुद में हिम्मत थी, और मुझे विश्वास था। और फिर मैंने बहुत सालों के बाद स्ट्रगल करके घर लिया यहाँ पे महुआ में, क्योंकि हमारा खुद का मकान ही नहीं था। हम 30 सालों से रेंट पे रह रहे थे। तो 30 साल की एज में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस टाइम से 2 साल पहले मैंने घर लिया था, पर लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में बैंक सारी बंद थी, मेरा लोन पास नहीं हो रहा था। और एक दिन मैं सुबह उठी और बैंक वालों का रात को कॉल आया कि तुम आ जाओ, तुम्हारी लोन हम पास कर देते हैं। और 17 जुलाई 2021 को मैं सुबह 5 बजे बस में बैठी, और बस में मतलब मैं एवरी सैटरडे संडे आती जाती थी। तो बस के सारा स्टाफ मुझे जानता है, वैसे मैं बहुत बोलती थी तो मुझे सब जानते, जितने लोग आते जाते रहते सब जानते थे। तो मैंने ड्राइवर को बोला बस धीरे चलाओ ना, मुझे जीना है, अभी मेरे घर की लोन करनी है। और वो बात मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने सुन ली, और मैं जैसे ही सोई मेरी बस ट्रक के साथ टकरा गई। मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है। एक्सीडेंट हुआ वो भी नहीं पता था उस टाइम पे। मम्मी पापा बोल रहे, मैं कुछ तो बोल रही थी, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। बस मेरी बस है, वो ट्रक के साथ टकराई तो मैं पूरा बस से नीचे गिर गई। ये मेरा मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट है वो डैमेज हुआ उस टाइम पे। मेरा फेस है वो 2 टुकड़ों में बट गया था। फिर ये पूरे फेस पे 25 स्टिचेस थे, छोटे छोटे हर जगह पे स्टिचेस है, मेरे सर पे भी थे। तो 15 दिन तक तो मेरे बाल नहीं काटे, फिर आईसीयू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पूरे बाल खून खून हो गए थे, इसलिए उन्होंने काट दिए मेरे बाल। वरना मैं पहले लॉन्ग हेयर लड़कियों जैसे ही रहती थी, अभी मैं सिर्फ लड़कों जैसे रहती हूँ। फिर मेरा पैर था, वो उस टाइम पे क्रश नहीं हुआ था, इन्फेक्शन बढ़ रहा था। उस टाइम पे जब था तब मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा था। पूरा पैर था, पर वो शीशा घुस जाने की वजह से, पत्थर लगने की वजह से वो सिर्फ खराब हुआ था, उस पे इन्फेक्शन लगने लगा था। फैमिली 250 किलोमीटर से जब भी उस जगह पे आएगा, तब तक मेरे दोस्त, मेरे दो कजिन सब उधर आ चुके थे। पर क्या हुआ कि 2-3 हॉस्पिटल में ऐसे गोल 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 घूमे। तो वहाँ तो आपको हॉस्पिटल एम्बुलेंस आई, या कैसे आपको अस्पताल तक किसने पहुंचाया उस वक्त, या? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि उसी दिन रात को 1 बजे ना, मेरे कजिन ब्रदर जो खुद पुलिस में था, उनके साथ में आइसक्रीम खाने गई। तो मैं पुलिस वालों का नंबर पुलिस के नाम से सेव करके रखती हूँ, आगे भले हम्म भाई हो या कोई भी हो। तो हम्म मैंने उसका लास्ट नंबर था मेरे फोन में। तो सब वहां से पास हो रहे थे, और मेरे फोन के कवर में भी मैंने मेरा खाकी पहना हुआ, मैंने जो वर्दी हम्म पहनी थी वो पहना हुआ पीछे कवर बनाया था कि मैं पुलिस हम्म में ही हूँ।
जो हम सोचते हैं वो होता है, इसलिए मेरे दिमाग में वही था कि मैं पुलिस 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 पुलिस, तो मैंने खाकी वाला कवर लगा के रखा था। तो वही कवर देख के और फिर उन्होंने मेरा फिंगर से फोन खोला। तो जो रास्ता था वो पूरा गांव के अंदर था, एग्जैक्टली बगोदरा के पास हुआ एक्सीडेंट, पर बगोदरा सिटी में भी नहीं था और मतलब बीच एरिया में हुआ था कि जहाँ बहुत कम ट्रैफिक, तो एम्बुलेंस को किसी ने कॉल नहीं किया था। पर ये मेरे फोन फोन किसी ने निकाला और मेरा फोटो देखा और मेरे भाई का फिंगर करके पहला नंबर देखा कि पुलिस कोई है इसका भाई। तो उन्होंने कॉल किया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे भाई ने बोला कि उसके फोन से उसके पापा को पहले फोन कर दो और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। वो जब तक अहमदाबाद पहुंचेंगे, अहमदाबाद से वो 30-40 किलोमीटर है, तब तक हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो वैसे किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया और जब तक कॉल हुआ तब तक तो 2 घंटे हो चुके थे। तो एक्सीडेंट से दो एक्सीडेंट से आपको मतलब अस्पताल तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए? जब एम्बुलेंस आई उसको 2 घंटे हुए, क्योंकि अच्छा। वहां पे इतनी पब्लिक नहीं थी, और होगी तो ओके किसी ने ओके हेल्प नहीं किया या किसी ने कॉल नहीं। और मेरे अलावा किसी को लगा ही नहीं था, बस में सिर्फ मेरा ही हिस्सा टूटा था। तो ओके मैं ओके एक ही नीचे बेहोश पड़ी थी, मेरी बस से मैं ओके पूरी ओके। नीचे गिर गई मेरी सीट के बाकी साथ। लोगों ने मदद नहीं की? जो बस में लोग थे उन्होंने मदद नहीं की? अंदर जो थे वो तो बस टूटी थी तो उनको थोड़ी थोड़ी तो लगी होगी, तो उतरने के ओके ओके लायक ही नहीं थे वो लोग भी। ओके ओके उनको ओके। थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी, पर जो एक्सीडेंट हुआ मैंने तो नहीं देखा था, पर जिसने देखा है उसने तो बहुत भयंकर आवाज भी सुनी होगी, क्योंकि बस और ट्रक हम्म, जोर से टकराए थे। और ड्राइवर कंडक्टर ने वो भी डर गए होंगे क्योंकि गवर्नमेंट बस थी। हम्म, तो हम्म, गवर्नमेंट वालों को की तरफ से उनको भी शायद कुछ सुनना पड़ेगा ऐसा। और जैसे एक्सीडेंट हुआ तो पहले क्या हुआ है वो चेक करने के बदले सब सेफ है वो चेक करने में सब बिजी हो गए थे। तो 2 घंटे में उधर पड़ी रही। ओके। और फिर उसी जहां पे एक्सीडेंट हुआ था उसकी नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, फिर अहमदाबाद की दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए, फिर अहमदाबाद की तीसरी हॉस्पिटल में लेके गए गवर्नमेंट। और ओके। फिर वहां पे ट्रीटमेंट चालू हुआ तो रात को 1 बजे डॉक्टर ने बताया कि 50% लेग काटना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा बहुत रोए, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जेब में 500 रुपए लेके आए हैं, पर मेरी बेटी के लिए हम घर का सब कुछ बेच देंगे, 1 लाख रुपए तक का खर्चा भी हम कर लेंगे, पर इसको बचा लो। डॉक्टर ने बोला हमने बहुत ट्राई किया, वो जो छोटी छोटी नब्स है ना वो टूट गई थी, बाहर से हम्म, दूसरी मंगवाई पर वो फिट होने के बाद भी मेरे पैर को कुछ हो नहीं पा रहा था। उस टाइम पे पूरा फैमिली रो रहा था, सब रिक्वेस्ट कर रहे थे पैर मत काटो, क्या होगा इसका, इसकी लाइफ बाकी है, सपने बाकी है। अभी तो 30 साल की एज हुई है। पूरा मेरा परिवार मतलब कि मेरा ननिहाल उधर था, मेरे सारे दोस्त उधर थे, क्योंकि अहमदाबाद वालों को सबको पता चल गया था, तो सब उधर थे। पूरी रात सब रो, 4 बजे मेरा 50% लेग काट दिया उन्होंने। और 50% लेग काटने के बाद सबको लगा सब कुछ ठीक हो गया है, पर वो अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि फेस पे 25 स्टिचेस थे। छोटे मोटे चोट किसी को नहीं दिख रही थी, पर मैं पागल हो रही थी, मुझे कुछ याद नहीं था, मैं किसी को पहचान नहीं रही थी, मैं होश में नहीं थी। डॉक्टर ने साइकाइट्रिस्ट को बुलाया, बहुत सारी वापस ट्रीटमेंट चालू की, किसी को पता नहीं चल रहा था। वो जो बेहोश होने के जो इंजेक्शंस देते थे, वो 3 देते थे, 4 देते थे, पर मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं वापस चिल्लाती थी, आईसीयू में डाला, वहां पे भी मैं सबको परेशान कर रही थी। फिर किसी ने बताया, डॉक्टर्स का डिस्कशन हुआ कि इसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसका पूरा बॉडी खराब हो सकता है या इसकी जान जा सकती है। फिर भी बचने के चांसेस नहीं थे। डॉक्टर ने वापस बोला कि हम बचा नहीं सकते इसको। मम्मी ने बोला हम प्रेयर्स कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ तो ट्राई करो, हमारी प्रेयर्स है, आप मेहनत करो। सारे लोगों ने वहां पे हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर ने अपना काम चालू किया, वापिस 20% लेग काटा, और मैं फाइनली 80% डिसेबल हो चुकी थी और मेरी जान बच चुकी थी। तो मिरेकल था ये, कि मैं 2 बार
बचते बचते रह गई। तो इस मिरेकल का मैं पॉजिटिव वे में बताती हूँ कि अभी 22 जनवरी जब राम जी आए, उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो वाह, राम जी ने वाह, स्पेशली मुझे बचाया। वंडरफुल, वंडरफुल। तो प्रेयर्स ही काम की है, और मैं गॉड गिफ्ट हूँ क्योंकि मुझे सेकंड टाइम भगवान ने जन्म दिया है, और हम्म, वो भी इतने अच्छे दिन पे। और पूरा एकदम, देश ये दिन को मना चुका है, और मैं बहुत खुश हुई इस बारे। और आप भी एकदम। शायद मुझे उसी दिन मिले हो। ओके, ओके, वंडरफुल, सच अ लवली। आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, किस तरह से वो, मतलब देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी चीज सुन के, और आप कितनी जिंदा दिली से उस चीज को ले रहे हो। एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू, रियली हैट्स ऑफ टू यू। तो उसके अभी बाद भी की मेरी जर्नी। जर्नी खत्म नहीं हुई हाँ, है। हाँ, अभी तो अभी तो शुरुआत है। सिर्फ ये खुशी वाले मोमेंट्स है। कहते हैं ना, इसके बाद वाले। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान है ना। हाँ। तो जैसे ना मेरी पहले से आदत थी कि हमेशा सच के साथ ही रहना है, और सच की ही हमेशा जीत होती है, ऐसा पहले से मुझे सिखाया है। जब मैं 5-6 साल की थी तब से मेरी मम्मा ने मुझे श्लोक सीखने भेजा था, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और हमारा कर्म है कि हमको सब आना चाहिए। तो मुझे सारे श्लोक, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, जो भी है, मैंने जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने भागवत गीता भी पढ़ी थी, शिव पुराण भी पढ़ा था। तो ओके, ओके। भर भर के संस्कार थे, और सच के साथ मर जाओ फिर भी उसी के साथ रहना है, ऐसा मेरा गोल हम्म, था। हम्म, तो हम्म, क्या था कि मम्मी पापा की कंडीशन बहुत खराब थी, और मेरे सोशल मीडिया में इतने दोस्त नहीं थे, पर बाहर इतने सारे दोस्त थे कि जो मैं बहुत एक सुंदर लड़की थी। हर कोई चाहता कि ये मेरी वाइफ बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने। पर मैं थी कि मेरी एक अलग ही दुनिया थी कि ना मैं किसी की वाइफ बनूं ना किसी की गर्लफ्रेंड बनूं। तो हाँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती थी, मैं बोलती थी हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो बोलता हाँ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी वो तुम्हारी हूँ, पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम ही मेरे हो, ऐसा मेरा था। तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मेरा दिल हमेशा साफ ही रहा है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं सोचती थी। तो जब भी मेरे मुझे प्रॉब्लम थी, तो मेरे फैमिली को भी पता है कि ये जो चाहेगी वो करेगी। तो मैंने एक पोस्ट डाली कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। मेरे मम्मी-पापा ने 1.5 महीने से खाना नहीं खाया है हॉस्पिटल में, और मेरे मेरा खर्चा, मतलब किसी ने हेल्प किया था, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा निकला। पर हॉस्पिटल में 2 महीने वो लोग रहे मेरे साथ। मेरी कंडीशन भी बहुत सीरियस थी, मेरा वॉशरूम बाथरूम भी बेड में था, इवन लेडीज प्रॉब्लम जो है वो भी बेड में था। मुझे कुछ नहीं पता था, 2 महीने तक इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की थी, मम्मी पापा ने। जब मैं होश में आई तो मेरा भी कुछ फर्ज है कि मुझे इतने लोग जानते हैं तो मैं भी उनकी कुछ हेल्प करूँ ऐसे। तो जब ड्रेसिंग के टाइम पे भी वो पूरा मशीन घुमाते थे, जैसे ड्रिल मशीन रहता है ना वैसा, और हम्म, मेरा जो पैर जो था काटा हुआ था, उसका जो खराब ब्लड है वो लोग बाहर निकालते थे एक बकेट बकेट भर के। ये कुछ मुझे नहीं पता है, सिर्फ मैंने सुना है। तो पेरेंट्स, ये सब पेरेंट्स। सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे एकदम, एकदम। कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, पर इन लोगों ने कितना सहा होगा। मैंने मेरी देखा है वो चीज। मैंने वो हाँ। चीज देखी है। तो मेरी मम्मी ने कभी खून नहीं देखा था, आज तक कभी हमारी फैमिली में से कोई एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया था, क्योंकि हम कभी बीमार ही नहीं हुए थे इतना। तो अचानक से इतना बड़ा देखा, और फिर मैंने सबसे फाइनेंशियल हेल्प मांगना स्टार्ट किया। फिर मुझे पैर नहीं था वो पता नहीं था जब मैं हेल्प मांग रही थी तब। जब मैं सबको बोल रही थी तब मुझे ये ओके, नहीं पता था कि मेरा पैर नहीं है, क्योंकि ओके। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। अच्छा, आपको पता ही नहीं था। हाँ, मेरे दोस्त सब आते, मुझे क्या था कि मुझे पेन होता था ना तो मैं पूरा दिन सोती रहती थी। अ, हम्म, मैं उठ ही नहीं पाती, क्योंकि ड्रेसिंग जो किया होता है वो पूरा मशीन घुमा के एक बकेट लोई ब्लड निकाला होता है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर एक दिन डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक वार्ड था तो सबको चलने की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मुझे क्यों नहीं चलवा रहे ये।
मेरे तो 2 महीने हो चुके, मेरे साथ सब खत्म हो चुका है, मुझे क्यों नहीं चलवा रहे ये लोग। फिर मैंने हम्म, फील किया, तो उसी दिन 6 बजे मेरे सारे दोस्त जो सब पुलिस में थे वो मेरे साथ सोए थे, पर जैसे ही वो चले गए मुझे फील हुआ, और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मेरा पैर नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं पैर के बगैर क्या करूंगी, मैं टूट गई पूरा। जोर जोर से चिल्लाई, पूरे वार्ड को पता था, पूरे हॉस्पिटल को पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। और सब यही वेट कर रहे थे कि इसको पता चलेगा तब क्या होगा। और मैं पूरा जोर जोर से रोई, चिल्लाई, सबको डांटा, डॉक्टर को डांटा, मेरे फ्रेंड को डांटा। तब मेरा एक दोस्त आया और उसने बोला, तेरे पास एक पैर है और दो मेरे, आज से तेरे पास 3 पैर है, ठीक है, रोना नहीं है। 2 दिन तक तो मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, फिर सोचा कि क्या करेंगे, ऊपर वाले ने जो किया है वो किया है, इसके साथ ही मुझे जीना है, अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टूटी हुई चीज वापस जुड़ नहीं सकती। और मैं तो अभी कुछ तो करूंगी, जाने दो। और फिर मैंने वापस प्रोस्थेटिक के लिए फंडिंग चालू किया, कि गुजरात में मैं ऐसी फर्स्ट लेडी हूँ जो विथ प्रोस्थेटिक शॉर्ट्स पहन के घूमती है। गुजरात में किसी को पता नहीं है प्रोस्थेटिक क्या होता है, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमारा गुजरात का कल्चर क्या है, साड़ी पहनना, मर्यादा में रहना, लड़कियां कभी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती नहीं है। तो अगर किसी का ऐसा लेग भी है तो वो लोग ढक के रखते हैं, दिखाते नहीं है। तो मैंने बोला मुझे अच्छा लेग करवाना है, सबने बोला फ्री वाला लेग करवा ले, तेरे लिए हम थोड़ी फ्री है, इतने पैसे नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत रखी, सब एक एक लोगों को बोला, आप मुझे पैसे मत दो, सिर्फ आप मेरी स्टोरी रखो, आप सिर्फ पोस्ट रखो अपनी प्रोफाइल पे, फेसबुक पे। ऐसे मैंने 500 लोगों के पास मैसेज कर करके अपनी पोस्ट रखवाई। सिर्फ मैंने बोला मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए, कोई मुझे पैसे मत दो, सिर्फ मेरी पोस्ट रखो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अभी भी कोई मुझे उस पोस्ट के बाद मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और 5 लाख एक्स्ट्रा किए, क्योंकि मेरे परिवार के पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो मैंने बोला कि अगर अभी सबके पास से मैं लूंगी तो मेरा परिवार 1 साल और जी पाएगा, जब तक मैं जॉब नहीं करूंगी तब तक। वरना भीख मांग तो सकते नहीं, मुझे संभालेंगे या भीख मांगेंगे वो लोग। हम ब्राह्मण है, भीख मांग के हमको सब मिल जाएगा, ब्राह्मण को मिलता ही है। पर मेरी ऐसी हालत, माँ बाप 2 महीने से इधर है, तो मैंने सबको बोला कि इतना हेल्प कर दो। अभी फिर बाद में लोगों ने मुझे ट्रोल करना चालू किया, पैर तो लगा ही नहीं था, ट्रोल करना चालू किया, फ्रॉड है, 420 है, मुंबई में बंगला लिया है, 15 लाख में से गांधीनगर में बंगला लिया है। मुंबई में सिर्फ 1 करोड़ का तो बंगला आता है, गांधीनगर में 30 लाख से चालू होता है। अभी मैंने इतना डोनेशन तो मैंने सबको बोला कि सब सिर्फ एक बार अपना मैसेज चेक कर लो। मैंने किसी से पैसे मांगे थे? नहीं मांगे थे। मैंने सिर्फ यही बोला था कि मुझे मेरे हनुमान पे पूरा भरोसा है, आप सिर्फ मेरी पोस्ट रखो, जो भी देगा वो देगा, मेरा यहाँ है, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, और जो हम्म, तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तुम्हें कोई दे नहीं पाएगा। सिर्फ पोस्ट रखने पर मेरे भाग्य में जो था वो मेरे भगवान ने दिया मुझे। मैं कौन सी हम्म, फ्रॉड हुई? मैंने हम्म, किसका पैसा लिया? मैंने किसको चिट किया? क्या मैंने आपके परिवार के गले पे चाकू रखा था? क्या मैंने हम्म, आपको मारा था, धमकाया था? सिर्फ मैंने एक पोस्ट ही तो रखवाई थी। हम्म, एक पोस्ट से अगर मुझे इतनी हेल्प मिली कि मेरे पास 10 लाख का लैग है, और आज मैं बुलडोजर चला रही हूँ, रिक्शा चला रही हूँ, ऊपर ऊपर टेरेस तक चल रही हूँ, और मेरा ड्रीम भी था कि मैं एवरेस्ट जाऊं। पर अरुणिमा सिन्हा की कंपैरिजन करके मैं एवरेस्ट ये 2 साल में नहीं जा सकती, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा का सिर्फ बिलोनी लैग था, मेरा हम्म, अबोव नी है। तो मुझे पूरा घुटना के साथ पहले चलना सीखना पड़ेगा, मुझ में वो हम्म, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। मैं बहुत अपनी ताकत से बहुत सारा काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कहीं पे भी चढ़ जाती हूँ अगर मेरा बिल्कुल पैर बिल्कुल। नहीं है फिर भी। तो उस लोगों को समझाया, 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रही, एक्सीडेंट के बाद भी, इस दिवाली वजह के से कि फेस्ट। लोग हाँ, लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं इस वजह से। हाँ बहुत कुछ। फिर तो मेरे कैरेक्टर पे भी आ गए, कैरेक्टर लेस है। मैंने बोला मुझे पता है मैं कौन हूँ। फिर अपने आप को बहुत समझाया
क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इन सबको कैसे चुप करूं मैं। मेरे सत जैसे ट्रूथ की कभी हम प्रूफ नहीं कर सकते। जो ट्रूथ है, हम्म, मैं पहले से हम्म, ही मानती हूँ कि सत्य की कभी साबिती नहीं होती, उसको हम कभी प्रूफ नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही सच है। और सच को एकदम। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला सिर्फ कर सकता है। तो मैंने बोला मैं अपने अभी सच एक एक घर पे जाके मैं सच को प्रूफ नहीं करूंगी। अभी मैंने उनको बोल दिया है कि हे हनुमान जी, मैं मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरा चाय पी के उपवास था, मैं 10 साल से आपके पीछे पागल हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और मेरे माइंड में अचानक टी स्टॉल करने का आइडिया आ चुका था। और मैंने बोला कि मैं कर सकूं कि ना कर सकूं, खड़ी रह सकूं कि ना रह सकूं। फिर मैंने रोड साइड पे एक टी स्टॉल कर दिया। मुझे नहीं पता था ये लीगली है इलीगली है। मेरा तो यही था कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोगों से मिलूं। कमाना मेरे वो नहीं था, सिर्फ ये सब नेगेटिविटी थी, वो दूर करना ही मेरा फर्स्ट गोल था कि मैं सब कुछ अपने माइंड से निकालूं। जैसे मैं चाय बेचूंगी तो मैं बातें बहुत करती हूँ, तो 10 लोग आके मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे हिम्मत देंगे, मुझ में से कुछ लेंगे, तो मेरी डिप्रेशन चली जाएगी। और 4 बार मैंने पहले सुसाइड नोट लिखा था, क्योंकि मुझे सब फ्रॉड बोल रहे थे। मुझे जीना नहीं था, मुझे अहमदाबाद का सिर्फ रिवर फ्रंट ही दिखता था कि कब जाऊं कब मर जाऊं वापिस ना आऊं उधर से। पर टी स्टॉल करने के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। पहले ही दिन से अनलिमिटेड फूड नाम की जो चैनल है, उनको मैंने 8 दिन पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं डिसेबल हूँ और मैं टी स्टॉल कर रही हूँ, क्या आप मेरा वीडियो बनाने आएंगे। सभी लोगों ने फ्री में मेरा वीडियो बनाया, किसी ने मेरे पास से कोई पैसे नहीं लिए। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 5वें दिन से मेरे यहाँ पे 3-3 हजार लोग चाय पीने आते थे, सब मिलने आते थे। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। हर एक मोबाइल में जो भी आता दिखा था, बेटा तुम्हारी फोटो आई है, यू आर एन इंस्पिरेशन। और फिर सबने बोला कि कल तो तुम यहाँ पे मर्सिडीज लेके चाय बेचने आओगी। बहुत अच्छा जा रहा था, सारी न्यूज में, बीबीसी की तो हर एक लैंग्वेज में, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, सारे ही लैंग्वेज में मेरा वीडियो आया था। और मैं ये देख हम्म, के बहुत खुश हो रही थी। अभी मैंने सोचा कि मरना क्यों था मुझे, हम्म, जीने के लिए एक दरवाजा तो मेरा खुला था। और हम्म। अच्छे दिन जा रहे थे, मैं बहुत खुश थी, बहुत से इंटरव्यूज देती थी, बहुत सारी दूसरी चैनल्स में भी मेरे वीडियोस मिलियंस में वायरल हो रहे थे। और लोग मुझे एम्प्यूटी नेहा के नाम से जानने लगे। ओके, ओके। एम्प्यूटी मतलब जिसका हाथ और पैर काटना पड़ा हो, ऐसी लड़की को एम्प्यूटी बोलते हैं। तो आज गुजरात में, अहमदाबाद में तो हर एक लोग मुझे एम्प्यूटी चाय वाली लड़की के नाम से जानते हैं। पर आप उन सब सब नौजवानों से ज्यादा ताकतवर हैं शायद, जो एम्प्यूटी नहीं भी हैं। क्योंकि आपका जज्बा देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं बातें सुन रहा हूँ, मैं इतना एकदम स्तब्ध हो गया हूँ। एक एक जो विचार है आपका, किस तरह से आपने उन हालातों से आप लड़ रहे हो, किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट, पहले तो आपने टांग खोई अपनी, एक्सीडेंट हुआ, फिर लोगों का जो कटाक्ष करना, गलत गलत चीजें बोलना, उस चीज को अंदर जज्ब करना, वो सुसाइडल थॉट्स आना, डिप्रेशन में जाना, और उधर से भी पॉजिटिविटी को लेके बाहर आना, ये एक राइट। आम इंसान ये चीज नहीं कर सकता है। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं। किसी को फोन नहीं मिला, घर वालों ने फोन नहीं लेके दिया, किसी को एग्जाम में नंबर कम आ गए, किसी को हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ और हो गया। हर हर चीज में हम चीजों को लेके बहुत ज्यादा बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। लेकिन आपने इस चीज से ये जज्बा एक जो दिखाया है, जो सुनने वाले जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको ये चीज तो जरूर समझ आएगी कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जो राइट। हमारे कहते हैं ना भरोसे को ही तोड़ दे, है ना। सही बात कहते है। हैं ना, वो है ना कविता, एक कविता आपके लिए एक वो बोलना चाहूंगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, लो मान लिया है कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगी, आंखों से अंगारे नथनों से तूफा लाऊंगी, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ी हो जाऊंगी, मुट्ठी में भींच लिया तारा,
मुट्ठी में भींच लिया तारा, तो नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने, अंधेरे हो लाख घने, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं. दिस इज डेडिकेटेड टू योर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. थैंक यू, थैंक यू. एब्सोल्युटली. और एक और वापस टर्निंग आया जब मेरी खुशियाँ चल रही थी और उस खुशियाँ को नज़र तो लगनी ही थी। तो वो जो जगह थी वो कॉरपोरेशन की जगह थी। मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो कॉरपोरेशन ने मेरी स्टॉल हटा ली। और वो वाला वीडियो मेरा और ज़्यादा मिलियंस में वायरल हुआ जब मैं रोते हुए आर्गुमेंट कर रही थी कि मैं कचरा थोड़ी हूँ, मेरी स्टॉल मत उठाओ, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, खुश रह रही हूँ क्योंकि मैं सुसाइड ना करूँ, इसीलिए मैंने स्टॉल चालू किया है, एटलीस्ट मुझे थोड़े टाइम के लिए परमिशन दो। पर वो सबने नेगेटिव वे में लिया और सबने बोला कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हूँ। आधे लोगों ने प्यार, लाखों लोगों ने मुझे प्यार किया, तो उससे 10% लोगों ने मुझे नफरत भी की। और नहीं, होते हैं उस ना टाइम, लोग को जो हर चीज हाँ, की चढ़ती हुई चीज को नहीं पसंद करते हैं, वो नेगेटिविटी में हाँ, आ जाते हैं. हाँ, हाँ, तो मैं जिस गांव में रहती हूँ वहां पे मुरारी बापू रहते हैं जो इंटरनेशनल राम कथा करते हैं। तो वैसे अभी क्या है कि मैंने स्टॉल अभी थोड़े टाइम के लिए बंद रखी है क्योंकि ओके. मैंने एक्सीडेंट के पहले भी कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया था, लाइफ को जी नहीं थी, सिर्फ कमाओ, कमाओ, कमाओ। और एक्सीडेंट के 2 साल तक भी मैं बेड रेस्ट में थी। तो अभी मैंने इस साल ऐसा डिसाइड किया कि मैं एक एक फेस्टिवल, एक एक खुशियाँ एंजॉय करूंगी क्योंकि लाइफ का कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे मेरी लाइफ नॉर्मल से एम्प्यूटी हो गई वैसे कुछ भी हो जाएगा, तो इस साल के सारे फेस्टिवल में मनाऊंगी। तो इस बार मैं पहुंच गई मोरारी बापू की कथा में। मोरारी बापू की कथा में सिर्फ राम राम और हनुमान ही दिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे लाखों लोग नफरत करेंगे तो मुझे करोड़ लोग प्यार करेंगे। ये प्यार भी. ऊपर वाले का सर्कल है कि अगर यस. लाख लोग मुझे नफरत करेंगे तो उससे भी 4 गुना मुझसे प्यार करेंगे। उस टाइम से मैंने सोच लिया कि किसी भी नफरत का जवाब सिर्फ प्यार से देना है। कोई भी मुझे जज नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई मेरे घर पे नहीं रहता है। सिर्फ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ और मैं गॉड गिफ्ट हूँ, वो मुझे पता है। इसीलिए अभी मैंने भगवत गीता स्टार्ट की है पढ़ना। मेरे अंदर की जो पॉजिटिव और कृष्ण भगवान को पाके उसकी भक्ति करके जो मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है दुनिया में सब अच्छे है और मेरे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो अभी लाइफ जीने में मुझे और मजा आ रहा है। और टी स्टॉल मैं करूंगी पर थोड़े टाइम मैंने अपने आप को उसके साथ मैच करने का सोचा है। तो अगर मतलब स्पिरिचुअलिटी, इंटरव्यूज में, हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो भाई. हाँ, तो मतलब सब बोलते हैं ये पैरा ओलंपिक जाके आए, यहाँ जाके आए, तुम क्या हो, तुमने सिर्फ टी स्टॉल चालू कर दी। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं क्या कर सकती हूँ एब्सोल्युटली, वो मुझे पता है, एब्सोल्युटली. मैं क्या करूंगी वो मुझे पता है, मैं करूंगी आप तो जो कुछ जोरदार। आप जो कर रहे हो वो भी कुछ कम नहीं है. हाँ, इनफैक्ट जो जज्बे के साथ जिंदगी जीना इस तरह से, दैट इज नो लेस देन अ पैरा ओलंपिक्स और माउंट एवरेस्ट. सो फॉर मी दैट इज राइट, इटसेल्फ एन अचीवमेंट. ये बहुत एक. हाँ, नेहा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये जो संघर्ष के दिन थे, ये तो आपने लड़ाई जो की, आप जीत के बाहर आए, लेकिन उस वक्त जो माइंड में दुविधा चलती है, जो माइंड में संघर्ष चल रहा होता है, जैसे आपने बताया कि आपने 4 बार अपनी जिंदगी को खत्म करने का एक फैसला, कभी लगा आपको कि ऐसा, किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप को लाइफ के उस मोड़ पे पा रहे हैं आज, जहां उन्होंने सिर्फ निराशा दिख रही है, उनको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए. और वो शायद कुछ लोग कर भी रहे होंगे, बिकॉज इंडिया में काफी ज्यादा सुसाइड रेट है. तो उन लोगों को आप किस तरह से क्या संदेश देना चाहोगे कि उस वक्त, वो जो एक क्षण है, उसमें अपने आप को क्या बताना है, और आपने अपने आप को किस तरह से, क्योंकि देख, सक्सेस तो हमें दिखती है, लेकिन वो जो कमजोर पल होते हैं, जहां हम खुद से राइट, लड़ रहे होते हैं, जहां हमें हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है,
बेशक हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन जो जंग हमारे अंदर चल रही होती है वो हमें खुद ही लड़नी है। तो आपने जो जंग जीत के आप आए हो, आप उससे आपको क्या संदेश, आप क्या वो बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से हम इस जंग को जीत सकते हैं, जिंदगी में एक चैंपियन की तरह आगे बढ़े। सही बात है। जैसे आपने बताया कि जंग सिर्फ ट्रोलिंग वाली नहीं थी। जैसे मैंने अपना पैर गवाया था, तो पैर, दो पैर के साथ आप अभी जी रहे हो। अगर आपको फ्रैक्चर भी आता है या आपका पैर टूट जाता है, तो वो 6 महीने आपकी लाइफ के कितने टफ रहते हैं, पर 6 महीने के बाद आप चल पाओगे। चल मेरा तो पाते क्या था कि मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं चल पाऊंगी। मुझे सिर्फ प्रोस्थेटिक लेग के साथ ही चलना था। तो पहला मेरा ये रोना था, ये डिप्रेशन था कि मेरा पैर नहीं है, मैं क्या करूंगी। मेरे इतने सारे दोस्त थे, अभी मैं जहां जा रही हूँ मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ, मेरी प्राइवेसी क्या है, मेरी लाइफ क्या है। पहला रोना वो था। फिर मैंने सीख लिया कि अभी जो भी है मम्मी पापा ही है, ये सब भूल जाओ। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, एक एक प्रॉब्लम्स आते रहे। दिमाग में था कि अभी तो मैं सब जगह से बंध चुकी हूँ, एकदम क्या ज्वालामुखी फट रहा होगा, करूंगी। ज्वालामुखी फट रहा हाँ, होगा दिमाग में। ना मैं चल पा रही हूँ, ना मैं बाहर जा पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। लोग परेशान कर रहे हैं, मैंने पैसे लिए नहीं है, झूठे आरोप लगा रहे, मेरे कैरेक्टर पे आ रहा है। जीने का मतलब ही क्या था। फिर एक दो दोस्त आए मेरी लाइफ में, जिन्होंने बोला जब तक तू नहीं हारेगी तब तक तुझे कोई नहीं हराएगा। तू डर रही है, डरना क्यों है। जब तक डरते हैं तब सब डराते हैं। तू डरना छोड़ दे। जब तक तेरे गेट पे पुलिस आएगी, तूने गलत किया है तो तेरे पे कुछ भी होगा, वो लोग केस करेंगे, पुलिस भेजेंगे, और तभी तू सोचना कि तू गलत है। किसी की बात से वो तेरा दिमाग खा रहे, सिर्फ तुझे परेशान कर रहे, तेरी खुशी देख नहीं पा रहे, क्योंकि तू छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढती है। जैसे किसी ने चॉकलेट दे दी तो मैं खुश हो जाती हूँ और मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल देती हूँ। किसी ने मुझे हग किया, किसी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया, तो मैं ऐसी छोटी छोटी खुशियां बांटती रहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ, मैंने चींटी भी हाथ में पकड़ ली तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ था। तो हम्म। फिर सबको ये खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो मेरे खुद के अपने थे, जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो लोग भी छोड़ के जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। जिसको आना है वो जाएगा, और जो जाएगा वो अच्छे के लिए जाएगा, जो आएगा अच्छे के लिए आएगा। फिर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया और बोला कि मैं ही हूँ, अगर मुझे हराना है तो वो लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा, और मुझसे कोई लड़ता नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही लड़ते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं था। तो मैंने सोचा ये बात तो बहुत सही बताई है मेरे दोस्तों ने, कि कोई मुझसे तो लड़ने आता नहीं है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। सिर्फ फेसबुक पे तो सब ढोल पिटाते हैं, पिटाते रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। 2 3 4 महीने तक मैंने सबको प्रूफ दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। फिर गलत हुई नहीं तो प्रूफ देना ही क्यों है सबको। एब्सोल्युटली, ये और बिल्कुल सही बात है। हाँ, फिर तभी से मैंने हर एक इंटरव्यू में सिर्फ यही बोला है, जो लोग सुसाइड करते हैं या सोचते हैं या हार जाते हैं, कि तुम ही अपनी ताकत हो। अगर तुम फेल हुए तो दोबारा एग्जाम दे सकते हो। अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए तो दूसरी बार प्यार हो सकता है। जैसे कृष्ण भगवान को इतनी सारी बार इतने प्रेम हुए थे और उनकी इतनी पत्नियां थी। हाँ, सिर्फ राधा उसकी एक ही थी, पर प्रेम तो उसने बहुत सारे लोगों से किया है। तो हम्म। उस बात पे भी डिप्रेस नहीं होना। पैर चला गया तो मुझे तो उससे 4 गुनी खुशियां मिल गई। इतने सारे गुजरात के इन्फ्लुएंसर्स मुझे फॉलो करते, मुझे सपोर्ट करते, मुझे सब लोग इंटरनेशनल सिस्टर के नाम से जानते हैं। लोग घर घर में मुझे इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो मरना क्यों है अभी। इतनी सारी तो अच्छी अच्छी बात चल रही है। फिर सबको यही बोलना स्टार्ट किया कि यू आर योर ओन इंस्पिरेशन। आप ही खुद की प्रेरणा हो, खुद की हिम्मत हो, बस यही मेरा लाइफ गोल है अभी। एकदम एकदम बहुत बहुत बढ़िया। मतलब जो आपने जो बातें जो आप कर रहे हो, वो जिस तरह से एक वो जज्बा जो दिख रहा है आपका, कि मतलब इनफैक्ट मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ कि हमारी भी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं।
तो इंसान हद कभी कभी परेशान हो जाता है। तो आई थिंक आपकी जो बात से जो सार मुझे दिख रहा है कि लाइफ को ना एक एक दिन में जियो, हर दिन वो एंजॉय करो, अपनी हर एक छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ते राइट, जाओ पॉजिटिव अप्रोच से। जैसे वो बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बताया कि जिसको आना है उसको जाना है, तो क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया एक एक क्षण भर की है, जैसे मोमेंट्रीनेस ऑफ रियलिटी। तो सब कुछ जब मोमेंट्री है, सिर्फ चेंज ही परमानेंट है, तो परेशान होना ही क्यों। एक वो है ना राइट, कि ज्यादा ज्यादा मिला है या ज्यादा दिया है। ऑब्वियसली ऊपर वाले से ज्यादा मिला ही है, दिया तो हमने उसी में से दिया है, कुछ दिया है तो या, तो बेसिकली सही वही बात है। आइडिया है। जो हम कर पा रहे हैं वो करते रहना चाहिए। और बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच लेके जाना है। सुसाइड क्यों करना है, अपनी लाइफ को खत्म क्यों करना है। राइट, उल्टा ऐसी स्टोरी बनी है कि आपको देख के और 10 लोग इंस्पायर हो जाएं, इंटरनेशनल सिस्टर के नाम से जाने आपको भी, इंटरनेशनल ब्रदर के नाम से जाने आपको भी। तो नेहा, इसके यस। बाद आपकी जोश टॉक्स की जर्नी कैसी रही है। आपका जोश टॉक्स पे भी आपको बुलाया गया था, वहां पे आपने अपनी स्टोरी शेयर की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। मैं ना मेरा कभी फेसबुक या सोशल मीडिया पे मैं अपनी फोटो नहीं डालती थी, एक्सीडेंट से पहले कभी भी नहीं डाली थी। पर अभी क्या था कि लोग मेरी जर्नी सुन के इंस्पायर होते थे और फिर मुझे भी अंदर से हो गया कि मैं 5 लोगों को भी अगर हिम्मत दे सकती हूँ, तो मैं दूँगी। तो मेरा पीपल ऑफ इंडिया में एक रील वायरल हुआ है जो ऑलमोस्ट 5 मिलियंस तक पहुँचा है। मतलब कि हम्म। 50 लाख लोगों ने देखा है वो। तो उसमें से मुझे बहुत सारे पेजेस में मेरे इंटरव्यूज़ है अभी बहुत सारे। किसी में मिलियन में, किसी में लैक्स में वायरल हुए हैं। तो फिर उसमें से जो स्टॉक वालों का मुझे कॉल आया, तो हम्म। मैंने ये सोचा कि लाइफ का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो स्टॉक में लोग जाने के लिए तरसते हैं और ऊपर वाले ने मुझे अचानक से इतना बड़ा चांस दे दिया। मैंने उनको हाँ ना कुछ भी नहीं बोला और मैंने बोला कि मैं रेडी हूँ। पर जब मैंने इंटरव्यू दिया मैं कैमरा फेस ही नहीं कर पा रही थी। मुझे हम्म। बहुत था कि मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी। और उस वो जो इंटरव्यू दिया मैंने डर डर के दिया था और वो मैंने 10 बार सुना। फिर बाद में मेरे में खुद में ही इतनी हिम्मत आ गई कि अगर लोगों को मुझे अपनी स्टोरी सही में बतानी है तो मुझ में खुद में ही हिम्मत चाहिए। तो जो स्टोक ने मेरी हिम्मत 4 गुना बढ़ा दी और मुझे एकदम बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आपकी बातें सुन के। आपका वो जज्बा, जिंदा दिली, वो सब जो मुसीबतों को आपने पार किया और अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आप कर रहे हो आज, और इनफैक्ट ऑफ द कैमरा भी जो आपसे बात हुई, बड़ा ही पॉजिटिव एक एटमोसफेयर, एक पॉजिटिव वाइब आपसे फील हो रही है। और आगे नेहा, आगे का क्या प्लान है। जैसे आपने बोला कि अरुणिमा सिन्हा आपकी इंस्पिरेशन भी रही है शायद। तो इनफैक्ट पिछले पिछले मेरे पॉडकास्ट में कृतिका जी आए थे। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने खुद को खोया नहीं, उन्होंने खुद को पा लिया। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि इसके बाद एक्चुअल में मैंने खुद को जाना है। तो मुझे लगता है आपको आपको देख के भी मुझे ये लग रहा है कि आप 10 टाइम ज्यादा आपकी जो पावर है वो एम्पलीफाई हो चुकी है। क्योंकि आई थिंक अंदर इंसान अपने अंदर जब जाता है, तो अंदर से कुछ ऐसी पावर्स निकल के आती है जो हम शायद वाकिफ नहीं होते। तो आगे का क्या, नेहा भट्ट का आगे का क्या प्लान है, जो इंटरनेशनल सिस्टर से अभी ग्लोबल यूनिवर्स सिस्टर बनने जा रही है। हाँ, जैसे अरुणिमा सिन्हा से भी मेरी बात हुई है, सुधा चंद्रन जी से भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई है, जो एम्प्यूटीज है। फिर मेरे जो इंस्पिरेशन है जिन्होंने मुझे एम्प्यूटी नेहा बनाया, वो ग्रुप है मेजर डीपी सिंह सर का एक ग्रुप है जिसमें ओके ओके। पूरे इंडिया के सारे एम्प्यूटीज है। जो ओके, मेजर डीपी डीपी सर। सिंह भी इंटरनेशनल ब्लेड यस रनर है, जिनको यस सब यस जानते हैं। तो यस यस। वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और उसके बाद जितने भी एम्प्यूटीज मुझे कनेक्ट है उन्होंने मुझे नाम दिया एम्प्यूटी। मैंने अपने टी स्टॉल का नाम भी एम्प्यूटी, मतलब टी डबल ई ओके। को निकाल के टी रख दिया है। वाह वाह। तो एम्प्यूटी को अपने ही डिसेबिलिटी को मैंने अपना पैशन बना लिया, ताकत बना लिया। ताकत बना लिया। और अभी एम्प्यूटी कुछ समय के लिए बंद है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पूरा बंद कर दूंगी। जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मुझे सर ऊंचा करके जीना सिखाया,
उसको मैं इतना अच्छा ब्रांड बनाऊंगी, पूरे इंडिया के सभी एम्प्यूटीज को मैं फ्री में फ्रेंचाइज दे के वो लोग भी मेरे जैसी स्ट्रगल ना करें। ये प्लान मेरा चल रहा है। पर मैं खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं इतना जल्दी वो सब नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे सबके ब्लेसिंग्स की जरूरत है, पैसों की एकदम। जरूरत नहीं है। अभी मैं पैसे किसी से नहीं मांगूंगी, वो देंगे तो कहते भी हैं नहीं ना, लूंगी। वो हाँ, कहते हैं ना, कुछ समय का सन्नाटा है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त हाँ। आया है, हमारा दौर आएगा। तो नेहा का दौर आने वाला है, लेडीज एंड जेंटलमैन। वी ऑल प्रे फॉर यू, आर ब्लेसिंग्स। इनफैक्ट जो भी लोग सुन रहे हैं वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप इस तरह से पॉजिटिविटी को जो फैला रहे हैं, फैलाते रहिए। एक लाइट हाउस जो हमारे चैंपियन हैं आप, ऐसे और चैंपियंस को इंस्पायर करने के लिए अपना आप काम करते रहिए। और 26 जनवरी का आज दिन है, बहुत ही एक हमारा जो रिपब्लिक डे स्पेशल पॉडकास्ट है आज का, और वी आर ऑनर टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने देश को आजाद करवाया, फिर उसके बाद हमारा संविधान बना, और आज हम देखते हैं हर तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाइयां झगड़े, ये सब बहुत कुछ हो रहा है। तो किस तरह से हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए पहले तो हम खुद को ठीक करेंगे, तभी तो देश को ठीक करेंगे। तो आपका क्या संदेश रहेगा हमारे युवा युवा वर्ग को? ये बात मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर आपने जो देश के बारे में बोला है, इसके लिए कि एक सवाल उठा था। मेरा क्या है कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो टीचर का धर्म है हर एक बच्चे को कास्ट देख के नहीं पढ़ाते हम लोग, उसको देशभक्ति ही सिखाते हैं। तो आज तक मेरे 10 साल के टीचर के करियर में मैंने अपने बच्चों को कभी कास्टिज्म नहीं सिखाया था। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो मुझे अपनी टीचर से ज्यादा अपना दोस्त मानते थे, तो मैंने सबको देश प्रेम ही सिखाया। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं कभी किसी से नफरत करना नहीं सीखे हैं, क्योंकि मैं एकदम। उनको खुद के बनाए हुए जोक्स भी बताती थी कि नफरत हम्म। करने से क्या होता है। तो एकदम। अगर दुनिया में नफरत नहीं रहेगी ना, एक टीचर नफरत को दूर करेगी ना, तो आर्मी की या किसी को शहीद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं सब पड़ेगी। खुल के जिएंगे। तो सिर्फ हम्म। मेरा यही मोटिव है आज के दिन पे, कि हर एक टीचर हर एक बच्चे को सिर्फ प्यार सिखाए, ताकि खून ना बहे, कोई मरे नहीं, कोई माँ अपना बेटा या बेटी ना खोए। बस प्यार सिखाओ। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो कृष्ण भगवान ने एक भी युद्ध शस्त्र से नहीं लड़े हैं, सिर्फ प्रेम से लड़े हैं, और वो जीते भी है। तो प्रेम से जो भी लड़ाई करते हैं वो जीतते ही है। तो सबके दिल में बहुत सारा प्रेम भर जाए, ऐसी ही मेरी आज के दिन पे शुभकामना रहेगी। बहुत बहुत ही बढ़िया मैसेज नेहा, कि हम सबको आपस में एक भाईचारा, एक प्रेम और एक सौहार्द की भावना बना के रखनी चाहिए। और आज के दिन संविधान के वो जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं, उनको अंदर इम्बाइब करें, ना सिर्फ एक लेटर में बट स्पिरिट में भी। वो जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना खूबसूरत हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो हमारे करोड़ों जो देशभक्त जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, और हमें इस आजादी को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और उसके लिए हमारे जो फेलो सिटीजन हैं उनको भाई बहन समझ के एक देश को एक मजबूत देश बनाना है, ताकि जो हमारा सपना है कि हम भारत को आने वाली सदी में विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम आपस में मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे की यस। बाजुओं को मजबूत करेंगे। तो सही ये थी बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन नेहा भट्ट, एम्प्यूटी नेहा भट्ट, द इंटरनेशनल सिस्टर। एंड इट इज लवली टॉकिंग टू यू नेहा। हमारा बहुत ही वी आर ऑनर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। आपसे आपकी बातें सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के, इनफैक्ट आई एम इंस्पायर्ड, एंड आई एम श्योर कि जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे। तो राइट। हम आप सबको आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई आखिरी संदेश आप, बिफोर वी कंक्लूड, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे तो, बिफोर वी नहीं, कंक्लूड? मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज ये इंटरव्यू में सीखा कि
पॉजिटिविटी कैसे फैलाते हैं, कुछ ना कुछ नया हम अपने में से ही सीखते रहते हैं और अपने आप में से सीखना ये सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा, आपका खूब-खूब धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे दिन को 26 जनवरी के दिन को सबसे स्पेशल बनाया। एकदम एकदम वी आर ऑनर्ड। हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपके जो संदेश है हम श्रोताओं तक पहुंचा पा रहे हैं। आपको और आपकी फैमिली को 26 जनवरी की, और जो श्रोता सुन रहे हैं उन सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।